हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों, जो कि वीडियो बच्चों कक्षा 12वीं वालों के लिए सब्जेक्ट हिंदी होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कक्षा 12वीं वालों की हिंदी विषय में से बच्चों संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम आपको 50 प्रश्न बताएंगे। वो भी बच्चों इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, उन प्रश्नों को पढ़ के भी बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा बच्चों साथ में। इसलिए बच्चों आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। और बच्चों किसी भी बच्चे को इस वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो बच्चों हम आपको डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। तो बच्चों टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे वहां पे आ जाइए, वहां पे बच्चों हम आपको पीडीएफ दे देंगे। तो और बच्चों पीडीएफ का पासवर्ड बच्चों हम आपको हमारे इसी वीडियो में हम आपको बीच में कहीं भी कैसे भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना देर के इस वीडियो को अब हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में है। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है बच्चों, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है अखिलेश। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रस की परिभाषा लिखिएगा। तो बच्चों आपको सभी को तो रस की परिभाषा बनता ही होगा, सभी बच्चे 5वीं 6वीं से रस की परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से यहाँ पे रस की परिभाषा को देख लेना। इसके बाद बच्चों यहाँ से आपसे पूछा गया है, रस के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें आपसे पूछा गया है, विभव की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख देना, रसों को जगाने या उत्थित करने वाले कारण ही विभव कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपसे पूछा गया है, वाक्य की परिभाषा को लिखिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप लिख देना, सार्थक या उचित शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे कोई उचित अर्थ प्रकट होता है, उस शब्द के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ से आपका अगला प्रश्न आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। बच्चों इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले वाक्य पूछे तब रचना के आधार में पूछा है। तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मातृभाषा हम किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे लिख देना है, जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा है, राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं। मातृभाषा तो हम समझ गए, ठीक है, अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़ीसा, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोड़ा, संथली और सिंधी आदि। ठीक है बच्चों, इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्रों में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो बच्चों आपको आसान शब्दों में बता दूं तो राष्ट्रभाषा को, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मुहावरा हम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको बहुत सारे बच्चों को मुहावरा तो पता ही होगा, क्या मुहावरा हम किसे कहते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं मुहावरा हम किसे कहते हैं। उत्तर, ऐसे प्रबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ जो कुछ और निकलता है परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे वह चौकन्ना हो गया, जैसे वो चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में बच्चों चौकन्ना का अर्थ होता है 4 कोना होता है, परंतु कोई भी मनुष्य 4 कोना वाला नहीं आता, अतः इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ बहुत सावधान होना। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया, मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास कराना। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है, नाटक को परिभाषित कीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों नाटक में किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। जो कलाकार इन घटनाओं का अनुकरण कर हमारे सपने पेश करते हैं अभिनेता कहलाते हैं। नाटक में मूल भाव अनुकरण या नकल होता है। नाटक का आनंद देख कर लिया जाता है, इसलिए दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक की वास्तविकता सफलता मंच पर खेले जाने में है। जिन व्यक्तियों की कथा नाटक में होती है वे आपस में या स्वयं से वार्तालाप करती हैं और वार्तालाप के आधार पर ही भाषा है। ठीक है बच्चों, इसका आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आता है, उपन्यास की परिभाषा को लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको हेडिंग में लिख देना है उपन्यास। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है, उपन्यास में लेखक मानव जीवन की तस्वीर को इस निरूपणता से प्रस्तुत करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं और उसमें वर्णित कथा हमें अपनी सी लगती है। उपन्यास का जीवन व्यापक चित्रण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 13वां प्रश्न है, एकांकी को परिभाषित कीजिए या लिखिए। ठीक है, एकांकी को बच्चों आपको हेडिंग में डाल लेना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखना है, एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुंचती है। इसमें संपूर्ण कार्य एक ही स्थान और समय में होता है। एकांकी में जीवन की किसी एक पक्ष को लिया जाता है। कम से कम पात्र होते हैं। इसमें छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता। संक्षिप्त एकांकी के लिए आवश्यकता है बच्चों। इसको भी बच्चों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद बच्चों अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 14। इसमें बच्चों आपसे पूछा गया है, कहानी को परिभाषित कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपको हेडिंग में कहानी लिख लेना है। कहानी एक ऐसी आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक प्रभाव को उत्पन्न कर सके। इसमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो इस प्रभाव को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती। कहानी में जीवन की किसी एक अंग का चित्रण रहता है। बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटी छोटे उपन्यास से छोटी होती है। कहानी में विचारों को सांकेतिक रूप से रखा जाता है। ठीक है, इसको भी बच्चों आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद बच्चों अब हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य की विधियां कौन कौन सी हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, हिंदी साहित्य की विधियां हैं कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवन संस्मरण, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, आत्मकथा और यात्रा प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आता है प्रश्न नंबर 16, नाटक में क्या होता है। तो बच्चों नाटक में किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। नाटक में मूल भाव अनुकरण या नकल होता है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, उड़ान और खेलन के कविता का क्या संबंध है। बच्चों तो यहाँ पे आपके चैप्टर में से प्रश्न आ गया है, उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख देना, उड़ना और खेलना बच्चों पतंग वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, यहाँ पे बच्चों है वह अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है। वह अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रखती है। वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता, बल्कि वह भी सदियों तक खिलकर लोगों की हृदय को आनंदित करती है। इसलिए उड़ान और खेलने का कविता में गहरा संबंध बनता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे उषा का जादू है और क्यों टूट रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसका उत्तर होने वाला है, उत्तर उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें के प्रभाव से आकाश में छाया लालिमा समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है, छायावाद के प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्ति हैं, अभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण और रहस्यवाद, स्वच्छता उसके बाद बच्चों कल्पना की प्रधानता। तो बच्चों आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर में, निराशा और अन्यथा प्रयोगवादी कवियों की
दूसरी प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों विशेषता है बौद्धिकता का प्रधानता लघुता के प्रति बच्चों को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा आप। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न आता है आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह में आपको अंतर बताना। ठीक है, इसमें बच्चों आपका हो जाएगा क्या, इसका उत्तर होने वाला है बच्चों यहाँ पे आलंबन में बच्चों आपको हो जाएगा आलंबन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्रों के हृदय में कोई स्थित है, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। उद्दीपन वह है जिससे आलंबन के प्रति स्थित भाव उत्तेजित हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है वार्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हेडिंग में आपको मात्रिक छंद लिखना है और अंतर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको हम 3 अंतर बताने वाले हैं। पहला है बच्चों मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होते। ठीक है, क्या समान नहीं होते बच्चों, क्रम और लघु गुरु समान नहीं होती। ठीक है, और दूसरा है बच्चों इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। और तीसरा है बच्चों मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा और रोला आदि होती है। उसके बाद बच्चों वार्णिक छंद में बच्चों वर्ण छंदों के सभी चरणों की संख्या वर्ण और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होती है। उसमें बच्चों समान नहीं होते, इसमें समान होता है। ठीक है, और दूसरा है बच्चों इनमें वर्गों की संख्या एक एवं रूपी निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। ठीक है, इसमें बच्चों गिनती निश्चित रहती है। ठीक है, मात्रा गिनती दोनों निश्चित रहती है। इसमें बच्चों क्या संख्या निश्चित रहती है, मात्रा निश्चित नहीं रहती है। तीसरा है बच्चों वार्णिक छंदों के उदाहरण सवैया मनकांत कांत आदि हैं। ठीक है, इसको बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और 23वां प्रश्न है बच्चों आपका यहाँ पे मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। ठीक है, तो मधुर गुण क्या हो जाएगा बच्चों, जिसमें लंबे समासों लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग ना हो वहाँ मधुर गुण होता है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस होता है। यह विभेदी रीति से संबंधित है, अर्थात विभेदी प्रदेश में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसका उदाहरण है ट्विंकल लिटिल स्टार हॉप, ये बच्चों आपका पोयम। ठीक है, इसको बच्चों यहाँ पे अच्छे से इसको कर लेना है। प्रसिद्ध धुन के उदाहरण है, अनौपचारिक रूप से किसी राग को धुन भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका 24वां प्रश्न आता है बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना है। तो बच्चों बिंब हो जाएगा आपका, बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द चित्र है जो नेत्र ही नहीं वरन सभी ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करता है। बिंब के सामान्य अवधारण से काव्य बिंब की अवधारणा में थोड़ा सा अंतर यहाँ रह रहा है कि काव्य की विविधि तत्वों के तरह ही काव्य बिंब में भी रोचकता, रंजकता और रसनीयता के धर्म को अपेक्षित ही नहीं आवश्यकता माना जाता। ठीक है, इसको बच्चों यहाँ पे आपको अच्छे से लिख देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका अंतिम प्रश्न आता है लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किस और क्यों चुनौती दी। ठीक है, तो बच्चों लुट्टन ने एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया था। पहलवान की कुश्ती व दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। किसको बच्चों, शेर के बच्चों को उन्होंने चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। किसके शिष्य था बच्चों, बादल सिंह का शिष्य था। तो बच्चों ये हमारा 25 प्रश्न हम इस वीडियो में बता दिए हैं बच्चों। इसके 25 प्रश्न बच्चों हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बच्चों इसका पार्ट 2 भी आएगा, अब बच्चों इसमें इसका प्रश्न आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बच्चों आपने ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और किसी भी बच्चों को बच्चों इस पेपर का, इस वीडियो का PDF लेना होगा तो बच्चों हमको टेलीग्राम में आ जाए। टेलीग्राम में बच्चों इस वीडियो का, इस पेपर का PDF ऑलरेडी डला है। तो बच्चों इस पेपर का, इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का मैंने आपको पासवर्ड वीडियो में ही बता दिया है। तो बच्चों इसे जल्दी जाकर देख लीजिएगा। और बच्चों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।